सोचिए, एक बिल्कुल नया, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला विमान रनवे पर दौड़ता है, हवा में उठता है और महज आधा मिनट, बस आधे मिनट बाद शहर के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के साथ 12 जून 2025 को ठीक यही हुआ। एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन इंडस्ट्री को मतलब हिलाकर रख दिया। आज हम इसी हादसे की, एयर इंडिया फ्लाइट 171 की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था। हमारे पास जो जानकारी है वो कई जगहों से जुटाई गई है। इसमें बड़े न्यूज़ चैनल्स और वेबसाइट्स हैं जैसे people.com, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस इनसाइडर, अल जजीरा, द सन, न्यूयॉर्क पोस्ट, रॉयटर्स, इनके आर्टिकल्स हैं। साथ ही जो शुरुआती ऑफिशियल जांच हुई है उसके नतीजे हैं और विकिपीडिया जैसे स्रोतों से कुछ बैकग्राउंड जानकारी भी है। और हाँ, कुछ चश्मदीदों के बयान भी हैं, उनके अंश। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ खबर पढ़ना नहीं है, हम चाहते हैं कि इस हादसे से जुड़े जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन्हें एक एक करके खोलें। शुरुआती जांच में जो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं उन पर ध्यान दें और ये समझने की कोशिश करें कि इस दुर्घटना का असल में महत्व क्या है, मतलब एविएशन सेफ्टी के लिहाज से और उस भरोसे के लिहाज से जो हम सफ़र करते वक्त इन मशीनों पर करते हैं। चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, तारीख थी 12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 711, विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ, ड्रीमलाइनर काफी एडवांस्ड विमान माना जाता है ये। बिल्कुल, ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरने ही वाला था, मतलब उसने उड़ान भरी। जी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जैसा आपने कहा, अपनी फ्यूल एफिशिएंसी, लंबी रेंज और पैसेंजर कंफर्ट के लिए जाना जाता है। और हाँ, तब तक इसका सेफ्टी रिकॉर्ड भी मतलब बेदाग माना जाता था। ये विमान उस दिन दोपहर में इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग 1:39 पर रनवे से हवा में उठा। जी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। महज 32 सेकंड्स। है ना? हाँ, सिर्फ 32 सेकंड उड़ान भरने के बाद ही विमान नियंत्रण खो बैठा। हाँ, सिर्फ 32 सेकंड्स। और ये एयरपोर्ट से मुश्किल से 1 नॉटिकल माइल यानी करीब 1.25 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के एक घनी आबादी वाले इलाके मेघानी नगर, वहां पर बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल ब्लॉक है, उस पर जा गिरा। इतनी कम ऊंचाई और टेक ऑफ के इतने करीब हादसा होना, ये एविएशन एक्सपर्ट्स के लिए भी मतलब बहुत ही असामान्य और चिंता की बात थी। लेकिन इतनी जल्दी पूरी तरह से कंट्रोल खो देना, ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और इसका अंजाम, वो तो बहुत ही भयानक था। विमान में जो लोग थे उनका क्या हुआ? ये इस हादसे का सबसे दुखद पहलू है। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, यानी कुल 242 लोग। इनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। सोचिए, एक ही पल में इतनी जिंदगियां। 241, और क्योंकि विमान एक इमारत पर गिरा था तो जाहिर है जमीन पर भी नुकसान हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। ये त्रासदी सिर्फ हवा तक ही नहीं रही। विमान जिस हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा, वहां जो लोग थे उन पर भी कहर टूटा। जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी इस हादसे में जान चली गई और इसके अलावा इमारत में और आसपास 67 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो कुल मिलाकर इस दुर्घटना में 260 लोगों की मौत हुई और 68 लोग घायल हुए। यह हाल के भारतीय एविएशन इतिहास की शायद सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक बन गई। 260 मौतें, ये आंकड़ा ही मतलब दिल दहला देता है। लेकिन इस अंधेरे में एक अजीब सी एक उम्मीद की किरण भी थी। सही कह रहा हूं, एक व्यक्ति बच गया था इस हादसे में। हाँ, ये बात वाकई अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये सच है। विश्वेश कुमार रमेश नाम के एक यात्री, कुछ रिपोर्ट्स में विश्वेश कुमार भी लिखा है, वो इस भयानक हादसे में जीवित बच गए। बताया जाता है कि वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब विमान पूरी तरह तबाह हो गया, आग लगी होगी भीषण। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, सच में। रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्वेश कुमार रमेश विमान के पिछले हिस्से में कहीं बैठे थे और हादसे के दौरान वो विमान के एक इमरजेंसी एग्जिट से किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। उन्हें चोटें आईं पर मामूली थीं। मतलब हादसे की भयावहता को देखते हुए तो कुछ भी नहीं। कमाल है। हाँ, उनका बचना अपने आप में कहानी है। शायद ये हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी उम्मीद रहती है
और वो इस हादसे के अकेले ऐसे चश्मदीद गवाह भी हैं जो उस वक्त विमान के अंदर थे। अविश्वसनीय। लेकिन अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि ऐसा हुआ क्यों? एक बिल्कुल नया, इतना आधुनिक विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद ऐसे कैसे गिर सकता है? शुरुआती जांच क्या कहती है? किस तरफ इशारा कर रही है? यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा भी हो जाता है। भारत की जो संस्था है एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB, जो DGCA के अंडर आती है, उसने फौरन जांच शुरू कर दी। उनकी जो पहली रिपोर्ट आई वो 8 जुलाई 2025 को आई, हादसे के लगभग 1 महीने बाद। और इस रिपोर्ट में जो बात सामने आई उसने सबको चौंका दिया। क्या था ऐसा उस रिपोर्ट में? रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं ने पाया कि उड़ान भरने के बस कुछ ही सेकंड के अंदर विमान के दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं वो रहस्यमयी तरीके से रन यानी चालू स्थिति से कट ऑफ यानी बंद स्थिति में चले गए थे। कट ऑफ स्थिति, इसका क्या मतलब हुआ? सुनने में तो ये बहुत ही गंभीर लग रहा है। ये बेहद गंभीर है। कट ऑफ स्थिति का सीधा मतलब है कि इंजनों को जो फ्यूल सप्लाई हो रहा था वो पूरी तरह से रोक दिया गया, और जैसे ही फ्यूल मिलना बंद हुआ दोनों इंजन लगभग एक साथ बंद पड़ गए। इसे एविएशन की भाषा में फ्लेम आउट कहते हैं। ओह, और जब दोनों इंजन बंद हो गए तो विमान ने अपनी सारी थ्रस्ट मतलब आगे बढ़ने की जो ताकत होती है वो खो दी, और इतनी कम ऊंचाई पर टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों का एक साथ बंद हो जाना लगभग तय था कि विमान गिरेगा ही। लेकिन ये स्विच अपने आप कट ऑफ पर कैसे जा सकते हैं? मतलब ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी, मैकेनिकल फॉल्ट? यही वो $1 मिलियन का सवाल है जिसका जवाब जांचकर्ता ढूंढ रहे हैं। जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ तौर पर नहीं कहा गया है कि स्विच कट ऑफ स्थिति में क्यों गए। क्या ये कॉकपिट में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, या फिर ये थोड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन क्या किसी मानवीय हस्तक्षेप मतलब किसी ने जानबूझकर या अनजाने में किया? ये सारी संभावनाएं सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें इन पर बात हो रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और यही बात इस हादसे को और भी रहस्यमय बना देती है, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन में इन स्विचेस को इस तरह बंद नहीं किया जाता, खासकर उड़ान के इतने क्रिटिकल फेज में। क्या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR जिसे कहते हैं, उससे कुछ मदद मिली? पायलटों के बीच आखिरी पलों में क्या बात हुई थी? वो अक्सर ऐसे हादसों की गुत्थी सुलझाने में काफी अहम होता है। हाँ, CVR की रिकॉर्डिंग इस मामले में बहुत ज़रूरी साबित हुई, और उसने सच कहूँ तो रहस्य को थोड़ा और गहरा भी कर दिया है। रिकॉर्डिंग में हादसे से ठीक पहले के जो पल हैं उनमें एक पायलट की आवाज़ सुनाई देती है। वो दूसरे पायलट से लगभग घबराहट में पूछ रहे हैं, तुमने कट ऑफ क्यों किया? क्या? हाँ, और दूसरा पायलट उतनी ही हैरानी से जवाब देता है और ऐसा करने से इनकार करता है। बाप रे, इसका मतलब कॉकपिट में कंफ्यूजन था। उन्हें शायद पता ही नहीं चला कि इंजन क्यों बंद हो गए अचानक। ऐसा ही लगता है। ये जो बातचीत है ये इस तरफ इशारा करती है कि शायद ये स्विच अनजाने में बदले गए हों, या फिर पायलटों को समझ ही नहीं आया कि फ्यूल सप्लाई क्यों कट गई। रिकॉर्डिंग से ये भी पता चलता है कि पायलटों ने स्थिति को संभालने की आखिरी दम तक कोशिश की। जैसे ही उन्हें पता चला कि इंजन बंद हो गए हैं, उन्होंने फौरन इमरजेंसी प्रोसीजर शुरू करने की कोशिश की। जैसे कि क्या करने की कोशिश की उन्होंने? उन्होंने रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की। RAT एक छोटा सा टर्बाइन होता है जो विमान के नीचे हवा के दबाव से घूमता है। हाँ, वो इमरजेंसी पावर देता है शायद। बिल्कुल। मेन इंजन बंद होने पर जरूरी हाइड्रोलिक पावर और थोड़ी बिजली पैदा करता है ताकि पायलट प्लेन को थोड़ा कंट्रोल कर सकें। उन्होंने APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट, उसको भी चालू करने का प्रयास किया। वो विमान के पिछले हिस्से में एक छोटा जेट इंजन होता है जो जमीन पर या इमरजेंसी में बिजली देता है, लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम था। जमीन से टकराने से बस जरा सा पहले वो सिर्फ एक इंजन को थोड़ा सा मतलब पार्शली रीस्टार्ट कर पाए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नाकाफी था विमान को गिरने से बचाने के लिए। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पायलटों ने मतलब आखिरी पल तक कोशिश की, लेकिन ये हादसा सिर्फ अपनी भयावहता के लिए ही नहीं बल्कि एक और वजह से भी एविएशन हिस्ट्री में दर्ज हो गया ना। बिल्कुल।
अगर हम इसे एविएशन इंडस्ट्री के बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये हादसा एक दुखद मील का पत्थर है। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान से जुड़ा पहला फेटल एक्सीडेंट था, मतलब पहला घातक हादसा, और पहला ऐसा हादसा जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसे हल लॉस कहते हैं। याद रखिए, ये विमान 2011 से सर्विस में है और तब तक इसे सबसे सेफ और सबसे मॉडर्न विमानों में गिना जाता था। हाँ, इसकी कंपोजिट बॉडी, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जी, और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, इसने इसे एयरलाइनों के बीच काफी पॉपुलर बना दिया था। तो एक तरह से इस हादसे ने ड्रीमलाइनर की वो जो एकदम साफ छवि थी उस पर सवाल खड़े कर दिया। हाँ, इसने निश्चित रूप से चिंताएं तो पैदा की। देखिए, किसी भी विमान मॉडल के साथ सालों के ऑपरेशन के बाद दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ये सच है, लेकिन ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा होना, और वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद, इतनी रहस्यमय परिस्थितियों में, इसने बोइंग के लिए, एयरलाइनों के लिए कई मुश्किल सवाल खड़े किए। इसने विमान के डिज़ाइन पर, उसके सिस्टम्स पर और पायलट ट्रेनिंग प्रोसीजर्स पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। जाहिर है इस खबर का असर बहुत जबरदस्त रहा होगा। भारत में और दुनिया भर में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थीं? प्रतिक्रियाएं बहुत तीव्र थीं और बहुत भावुक थीं। भारत में तो जैसे राष्ट्रीय शोक का माहौल बन गया था। अहमदाबाद शहर के लिए ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गईं। सोशल मीडिया पर #AI171 और #अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। लोग पीड़ितों के परिवारों के लिए दुआएं कर रहे थे, अपनी संवेदनाएं जता रहे थे। मीडिया कवरेज भी जबरदस्त रही होगी, अंदाजा लगा सकता हूँ। हाँ, दुनिया भर के मीडिया हाउसेस ने इस खबर को टॉप प्रायोरिटी पर कवर किया। हादसे के फौरन बाद के जो दृश्य थे, जलते हुए विमान के वीडियो फुटेज, चश्मदीदों के बयान, वो लगातार दिखाए जा रहे थे। कुछ सोर्सेज ने विमान से भेजे गए संभावित मेडे सिग्नल यानी इमरजेंसी कॉल का भी जिक्र किया था, हालांकि उसकी पुष्टि बाद में होनी थी। बॉलीवुड जगत से भी कई रिएक्शन आए। विकी कौशल, जानवी कपूर, आर माधवन जैसे कई सितारों ने सोशल मीडिया पर इस घटना को विनाशकारी बताया, अपना दुख जाहिर किया। फोकस सिर्फ हादसे पर ही नहीं था, बल्कि बचाव के जो काम चल रहे थे, पीड़ितों की पहचान, उनके परिवारों को जो मदद दी जा रही थी, उस पर भी था। तो आज की हमारी इस बातचीत में हमने एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे के कई अहम पहलुओं को छुआ। हमने देखा कि कैसे एक अत्याधुनिक ड्रीमलाइनर विमान 12 जून 2025 को अहमदाबाद में उड़ान भरने के महज 32 सेकंड के बाद ही क्रैश हो गया। हमने इसमें हुई भयानक जनहानि की बात की। विमान और जमीन पर मिलाकर कुल 260 जानें गईं। हमने विश्वेश कुमार रमेश की वो अविश्वसनीय कहानी भी सुनी, जो इस हादसे में अकेले जीवित बचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने जांच के शुरुआती निष्कर्षों पर गौर किया, जो इस बड़े रहस्य की ओर इशारा करते हैं कि कैसे दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ स्थिति में चले गए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, और यही शायद जांच का सबसे अहम बिंदु है। हमने ये भी समझा कि यह हादसा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास का पहला घातक हादसा था, जिसने इस विमान की सुरक्षा प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? ये हादसा हमें क्या सिखाता है? शायद ये याद दिलाता है कि एविएशन सेफ्टी जो है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी खत्म ना होने वाली। ये टेक्नोलॉजी की सीमाओं को भी दिखाता है, और ये भी कि कैसे सबसे एडवांस्ड सिस्टम में भी मानवीय पहलू या कोई अप्रत्याशित तकनीकी खराबी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ये दुर्घटना इस बात पर भी जोर देती है कि ऐसी त्रासदियों की तह तक जाने के लिए कितनी निष्पक्ष और गहरी जांच जरूरी है। बिल्कुल, और जैसा कि हमने कहा, जांच अभी भी जारी है। सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल वही है, फ्यूल स्विच कट ऑफ स्थिति में कैसे और क्यों गए? क्या ये डिज़ाइन की कोई खामी थी जिसे पहले पहचाना नहीं गया? क्या ये मेंटेनेंस की कोई चूक थी, या फिर कॉकपिट के अंदर उस तनावपूर्ण माहौल में हुई कोई अनजाने में हुई मानवीय भूल? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर एविएशन इंडस्ट्री को, रेगुलेटरी बॉडीज को और विमान बनाने वाली कंपनियों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। भविष्य में इस तरह के अस्पष्ट लेकिन विनाशकारी फेलियर पॉइंट्स को कैसे रोका जा सकता है? हमें ये देखना होगा कि क्या मौजूदा सेफ्टी प्रोसीजर्स, कॉकपिट डिज़ाइन के सिद्धांत और पायलटों की ट्रेनिंग ऐसे असामान्य जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए काफ़ी हैं, या उनमें बुनियादी बदलाव की ज़रूरत है।
ये सोचना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी और इंसान के बीच का जो ये जटिल इंटरफेस है उसे और कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है।